सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, इस वीडियो को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा क्योंकि एक ऐसा पोर्शन है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस साल एडमिशन लेना चाह रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन जो एडमिशन फॉर्मेलिटी है उसमें डॉक्यूमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हर साल कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे जरूर होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सीट या तो कैंसिल हो जाती है या फिर उनके सीटों पर तलवार लटकी होती है प्रॉपर डॉक्यूमेंट न होने की वजह से। तो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो प्रोसीजर है इससे बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं रहना है। अगर काउंसलिंग हमारी 1 महीना बाद है तो हमें आज से ही अप्लाई करके रखना है। मोटा मोटी आपके पास मात्र 1 महीने का टाइम है। प्राइवेट काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और बहुतों के तो डेट भी निकलने वाले हैं। और गवर्नमेंट काउंसलिंग भी नेक्स्ट महीने से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी काउंसलिंग का एक शेड्यूल दे रखा है। तो आप सारे लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज ही से जितने डॉक्यूमेंट्स अब मैं बोलूं इनके पीछे आप लग जाइए और सारा डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर अलाइंड वे में होना चाहिए। सारा कुछ एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि ठीक है काउंसलिंग आएगी मैं उसमें अप्लाई करूंगा, दैट्स इट। डॉक्यूमेंट के लिए आपको काउंसलिंग के टाइम पे नहीं दौड़ा भागी करना है। जो डॉक्यूमेंट उस टाइम पर जरूरी है हम सिर्फ उन्हीं के लिए काउंसलिंग के टाइम में दौड़ा भागी करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट हमें पहले से बनवा के रखना है वो हम पहले से बनवा के रखेंगे, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट हमारे हाथ में नहीं होते, गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। अब वो क्या है कि सरकारी काम है, आपको तो खैर पता ही होगा, है ना। अलग अलग स्टेट में वेरी कर सकता है, लेकिन जो यूपी में है वो तो मामला समझ ही रहे हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम क्या है ना कि लग सकता है। और इसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, आप गवर्नमेंट को भी नहीं दोष दे सकते हैं, क्योंकि वो काम अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। जब आपको पता था कि यहाँ का सिस्टम ऐसा है तो यू हैव टू अप्लाई अर्लियर। आपको लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है। डॉक्यूमेंट के चक्कर में मैंने हर साल लोगों को रोते हुए देखा है। सीट कैंसिल हो जाता है तो रोते हुए आते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि आगे चल के मतलब लेटर ऑन स्टेज में अगर सीट कैंसिल होती है तो आपका पैसा भी वापस नहीं होता है। पूरा फीस भी गया, सीट भी गई। और क्यों गया? क्योंकि हमने सर थोड़ी सी लापरवाही कर दी थी। तो अगर आप अपने लापरवाही के चक्कर में सीट अपनी गंवाएंगे तो आप आगे चल के शायद खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रहा हूं सारे के सारे बनवा लेना। फॉर्मेट के लिए दौड़ा भागी करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको क्यों जरूरत नहीं है। बिकॉज क्या है कि फॉर्मेट पे मैंने सारा कुछ काम कर रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, कौन सी काउंसलिंग में क्या फॉर्मेट में कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो सारा मैंने यहाँ पे काम कर रखा है। ऑलमोस्ट जितनी स्टेट की काउंसलिंग है सब में मैंने बढ़िया से काम कर रखा है। आपको फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए चाहे किसी भी चीज़ का हो, मतलब किसी भी चीज़ का फॉर्मेट डाउनलोड, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट हो या कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या आर्म फोर्सेस का सर्टिफिकेट हो या फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके यहाँ रूलर वेटेज लगता है, हमारे यहाँ यूपी में रूलर वेटेज भी लगता है। जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पास आउट हुए हैं तो उनको भी क्या मिलता है कि लगभग लगभग 5 मार्क्स का वेटेज मिलता है। तो वो चीज़ उसका भी मैंने सारा का सारा डाउनलोड करके खुद ही यहाँ पर लगा दिया है। और इसकी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या क्या कौन से काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो सारा मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एंटी रैगिंग वगैरह किस तरीके से होना चाहिए या फिर गैप सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो हल्ला गुल्ली नहीं करना, टेंशन मत लेना। आपको हमारे ऐप पर भी ये सारा मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका मैं एक ब्लॉग लिख के अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा। अगर नहीं पता हो आपको तो मैं बता दूं कि कॉलेज एडमिशन में हेल्प के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है। आईआईटी की टीम मिलकर हम लोगों ने एक जबरदस्त वेबसाइट बनाया है हम लोगों ने। तो इसमें क्या है कि इसमें मैं यहाँ पे ब्लॉग लिख के डाल दूंगा। आप ब्लॉग के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट ब्लॉग मिल जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या डॉक्यूमेंट लेना है। यहाँ पे आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजों का डेटा डाल रखा है। धीरे धीरे करके बहुत सारे कॉलेजेस का मैं डेटा डाल भी रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको फायदा हो जाएगा। आप क्या कर पाएंगे, यहीं से सारे फॉर्मेट डाउनलोड कर पाएंगे। हर काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन आपको मेरी ही वेबसाइट से मिल जाएगी। अलग अलग काउंसलिंग के लिए अलग अलग वेबसाइट पर आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी बैकएंड में सारा काम कर रखा है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को देखिए। जिस जिस भी काउंसलिंग में आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन होगा उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट है वो मैंने बैकएंड में दे रखा है। जस्ट
चेक देयर एंड उस हिसाब से आप उस डॉक्यूमेंट उस फॉर्मेट में जो जो डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ वो बनवा लीजिएगा, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर काफ़ी मेहनत कर रखा है, हर एक के वेबसाइट से उनका फॉर्मेट डाउनलोड करके लगा दिया है। गाइज जो लोग मेरे को नहीं जानते, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा, CEO एंड फाउंडर ऑफ STBZ, and I am from IIT Guwahati, author of EMU Capsule Series and your career counselor। पिछले 4-5 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है, और इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल है काउंसलिंग के फील्ड में, या तुम ऐसा बोल सकते हो एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको बहुत ही सॉलिड डेटा मिलता है और रिलायबल डेटा मिलता है। तो हर साल हम लोग हज़ारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाते हैं, और अब बारी आपकी है। तो चलो एक एक डॉक्यूमेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपके पास क्लास 12th का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। इससे आपका डेट ऑफ बर्थ DOB का सर्टिफिकेट की तरह भी काम करता है। तो क्लास 10th का मार्कशीट सबके पास होगा, तभी आप 12th में आए होंगे। उसके बाद हमें चाहिए क्लास 12th का मार्कशीट, हर काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है। क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर अभी नहीं है तो आप टेंशन मत लो, जब रिजल्ट आ जाएगा तो अभी तो खैर आप अपियरिंग में करके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसकी हार्ड कॉपी चाहिए होगी। और अगर मान लेते हैं किसी का कंपार्टमेंट आ गया तो वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। बहुत कम ही काउंसलिंग है जो कंपार्टमेंट वालों को या फिर उनको एक्सेप्ट करती हैं। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा। क्लास 12th की मार्कशीट आपको एडमिशन के टाइम में जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तो चाहिए ही चाहिए होगा। अभी क्या होगा, देखो काउंसलिंग का नियम क्या है कि हम सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, अ, हमें काउंसलिंग करने के लिए बैठने का मौका मिलेगा। मतलब काउंसलिंग वगैरह करेंगे हम, उसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस फिलिंग करने के बाद से उसका रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आता है तो हम उसमें फ्रीज फ्लोट स्लाइड करके और लास्ट राउंड तक चलते हैं, लास्ट राउंड तक चलते हैं। और लास्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद हमें फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए जाना पड़ता है। मतलब सारा डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी फोटोकॉपी के साथ ले जाके हमें फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। तो हर एक काउंसलिंग का यही प्रावधान है। तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा, और फिजिकल रिपोर्टिंग में हर एक डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी होना चाहिए। अगर आपका बोर्ड लेट से भी रिजल्ट जारी करता है तो भी आपके लिए दिक्कत हो सकता है। हालांकि काउंसलिंग खुद ही इतना लेट तक चलती है कि ऑलरेडी सारे के रिजल्ट्स आ चुके होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें क्लास 12th का मार्कशीट चाहिए होगा एट द एंड, अभी तो काम चल जाएगा। और साथ ही साथ हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद क्या चाहिए होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब कई लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोर्ड से ही आ जाता है। अगर बोर्ड से मिल जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर बोर्ड से नहीं मिलता है तो भी कोई टेंशन ज़्यादा मत लेना। तुम यहाँ पर जाना, जैसे मान लो AQ2 में तुम आ गए, जैसे AQ2 में तुम्हें बैठना है तो AQ2 के इसमें जाना। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट दे रखा है, इन लोगों ने खुद ही दे रखा है, ये देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसे भरवा के और जाके सिग्नेचर करवा लेना अपने स्कूल में। दैट्स इट, हो गया कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो इससे भी काम चल जाएगा। अब ये तुम्हारे स्कूल और तुम्हारे टर्म्स के बीच में डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स है। और अगर तुम्हारा बोर्ड खुद ही कैरेक्टर, जैसे CBSE में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोर्ड से आता है, तो उसमें फिर टेंशन ही नहीं लेने वाली बात है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद आपके पास एक एटलीस्ट जो होगा वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। अब चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, या फिर आपका पासपोर्ट हो, जो भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करें ना, नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेक्स्ट की, तो वो बात है अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट की। कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर सीटें इसी के चक्कर में कैंसिल होती हैं। जैसे मैं बताऊं अगर तुम्हें, तो जनरली चाहे वो AQ2 हो या जोसा हो या कोई और काउंसलिंग हो, जनरली काउंसलिंग में क्या है, OBC के लिए 27% सीटें रिजर्व्ड हैं। अब अलग अलग काउंसलिंग के अलग अलग नियम हैं। EWS में क्या है, EWS में 10% सीट, सारे काउंसलिंग में 10% सीट रिजर्व्ड है। SC ST में क्या है कि सीटें जो हैं वेरी करती हैं, कहीं पर SC को
21% का मिल जाता है, कहीं 15% का ही मिलता है, वो डिपेंड करता है। और यह इसको कहीं पर 7% का मिलता है और कहीं थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग SC ST की रिजर्वेशन है। लेकिन अगर आप कोई भी रिजर्वेशन अवेल करना चाह रहे हो, देखो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको किसी तरीके के कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो आप किसी कैटेगरी से हो अगर और आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे तो आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी अगर जेई मेन के स्कोर कार्ड में आपकी CRL रैंक के साथ साथ आपका एक कैटेगरी रैंक भी आया होगा, लेकिन अब उस कैटेगरी रैंक का फायदा आप तभी उठा पाओगे, जब आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाओगे। अगर शुरू में आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो और आपको किसी कैटेगरी की सीट मिल जाएगी, अगर मान लो तुम कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो और काउंसलिंग में तुम्हें कैटेगरी की सीट मिलती है, तो आगे चल के जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो वो तुम्हारी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। या फिर जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, जो समय पहले ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन में वो सीट तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी और तुम्हारा पैसा फंस जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। और AQ2 वगैरह में तो बिना कैटेगरी सर्टिफिकेट के तुम कैटेगरी यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे, तुम्हारा फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब दो चीज है, SC ST में कोई टाइम का नहीं है कि हर साल नया बनवाना है, ठीक है। अगर मतलब SC ST में ऐसा टाइम का कुछ नहीं है, वो बस आपको ये चेक करना पड़ेगा जैसे कि वो कब का है। और अभी जो नियम लेटेस्ट में चेंज हुए थे 2000 आई थिंक 7 या 8 में, उसके बाद कुछ कैटेगरीज में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया था। अगर उसके बाद भी आप SC या ST में आते हैं, खासकर SC में, ST का तो कोई टेंशन ही नहीं, तो आप बिल्कुल SC सर्टिफिकेट आपका वैलिड है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें हर साल SC सर्टिफिकेट नया रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन OBC और EWS में जरूरत होती है। जैसे हर काउंसलिंग आपसे जो सर्टिफिकेट मांगेगा 1 अप्रैल के बाद का मांगेगा। रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन ये है कि जैसे OBC सर्टिफिकेट के लिए OBC में जो NCL है, नॉन क्रीमी लेयर है, उसी को 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। वही लोग रिजर्वेशन के लिए वर्दी हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब कौन NCL में आएगा ये डिपेंड करता है आपके इनकम पे, और इनकम हर साल चेंज हो जाती है, तो इसलिए आपका कैटेगरी का स्टेटस भी चेंज हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके मदर या फादर की, और चाचा चाची भाई बहन की कितनी भी इनकम हो, डजंट मैटर। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम लेस देन 8 LPA है, मतलब लाख पर एनम है, 8 लाख से कम है, तो बिल्कुल आप NCL कैटेगरी में आ रहे हो, आप जरूर इसे बनवा सकते हो। और EWS में भी खुद भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता है। अगर कोई ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट है, अगर गरीब है, तो डेफिनेटली वो EWS सर्टिफिकेट बनवा के लगा सकता है। अगर आपने जोसा में नहीं भी लगाया था, तो भी अगर आप अभी भी बनवा लोगे तो चांस है कि आप जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने AQ2 में लगवा दिया था, जैक में लगवा दिया था, कई काउंसलिंग में लगवा दिया था। तो अगर आपका जोसा में नहीं भी लगा है, तो अगर आप अभी भी बनवा दोगे तो चांस है कि लग जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और कई बार CSAB में या जोसा में भी कैटेगरी रिस्टोरेशन का ऑप्शन आता है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर साल आए। तो ये थोड़ा सा, अगर आप गलती से नहीं भी बनवाए हैं, जनरल एंड EWS हैं लेकिन आप नहीं बनवा पाए, तो आप अभी भी बनवा लीजिए, स्टेट वगैरह में लग सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात क्या है, EWS में तो कोई लफड़ा नहीं है। EWS में बस एक ही कंडीशन है कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। लेकिन OBC में दिक्कत है। OBC में क्या है, जो सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग है वो कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप OBC हैं तभी हम आपको OBC मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो OBC हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो हो जाती हैं क्या चीज़, वो जनरल हो जाती हैं। तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, जैसे खासकर IITs NITs IIITs हैं, वो उनको एक्सेप्ट करने से मना करते हैं एज अ OBC, क्योंकि उनको चाहिए OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल का। और वही चीज कई बार उल्टा भी होता है कि आप सेंट्रल में तो OBC हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने आपको सामान्य वर्ग का दर्जा दे रखा है, जनरल कैटेगरी का दर्जा दे रखा है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जैसे AQ2 वाले हैं, ये आपको जनरल मानने से इनकार कर देंगे, आपको इनके फॉर्मेट में देना होगा। तो अलग अलग काउंसलिंग में फॉर्मेट बदल जाएगा। अब इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हर काउंसलिंग अपना एक फॉर्मेट निकाल के देती है। जैसे ये है अपने AQ2 वाले भाई साहब, तो AQ2 के ये है, AQ2 का फॉर्मेट ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग से हैं तो आप इस तरीके का जाति प्रमाण पत्र बनवाइए। अब इसी में जोसा वाले क्या कहते हैं, जोसा वाले कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन देते हैं। अब अलग अलग काउंसलिंग में अलग अलग ये लोग एक क्या देते हैं,
रेफरेंस के लिए एक अलग अलग अपना फॉर्मेट देते हैं कि इस तरीके से इन फॉर्मेट्स में आप क्या कर सकते हो, बनवा सकते हो, है ना। ये तो डिक्लेरेशन है, ये चीज जिसमें ये लिखा है, लिखा रहता है कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किस में आते हो, ओबीसी एनसीएल में आते हो। और ये बोलते हैं कि इन अथॉरिटी से आप क्या करवाना, आप सिग्नेचर वगैरह करवा के लेके आओ। कुल मिला जुला के इनका कहना ये, इनका एक फॉर्मेट है। लेकिन हम लोग जनरली क्या फॉर्मेट में बनाते हैं, हम लोग दो सर्टिफिकेट बनवाते हैं ओबीसी वालों के लिए, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का। और ये ऑलमोस्ट हर काउंसलिंग में लग जाता है, जहां सेंट्रल का लगना है वहां सेंट्रल वाला लगाएंगे, जहां ओबीसी का लगना है वहां ओबीसी का लगवाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी आपको ऑफलाइन साइन करवाने जाना पड़ता है इनके फॉर्मेट में। लेकिन अगर आप ऐसे बनवा लेते हो, जैसे हम लोग लास्ट ईयर भी बच्चों को बोले थे कि आप क्या करो, ई डिस्ट्रिक्ट से, यूपी में क्या है ई डिस्ट्रिक्ट से बनता है, ई डिस्ट्रिक्ट से आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और घर बैठे बन जाता है। मतलब किसी ऑथोराइज्ड पार्टनर से आप क्या करवा सकते हो कि अप्लाई करवा सकते हो और ये घर बैठे बन जाता है। मात्र 100 रुपये लगता है, 100 रुपये में आपका सर्टिफिकेट जो है घर बैठे आ जाता है, कहीं किसी अधिकारी का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब इसमें क्या है, साइबर कैफे में जाओ, 100 रुपये में अप्लाई करवा दो, 100 रुपये फीस लगती है। इसमें आपका जो लेखपाल होता है वो वेरीफाई करता है। तो पहले आप स्टेट का बनवाओ, जनरली सबसे बढ़िया कायदा है कि आप क्या करो, स्टेट का बनवाओ। और स्टेट स्टेट का बनवाने के बाद से आप सॉरी, आप क्या करो, सबसे पहले स्टेट का बनवाओ और स्टेट का बनवाने के बाद से ऐसे कर देना कि इसी के बिहाफ पे सेंट्रल का बनवा लेना। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट का है, उस पे हिंदी में बन के आता है यूपी गवर्नमेंट का कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए या इससे ज्यादा की नहीं है, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये बनवा के, अब इसमें डेट देख लेना, ध्यान देना कि आपका ये जो डेट है ये 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 का। ये जिस बच्चे का है मैं पिछले साल का ही इसका दिखा रहा हूँ, तो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इसमें अधिकारी का भी साइन डिजिटली हो जाता है और क्या करता है कि आपका लेखपाल इसको वेरीफाई करता है। और जैसे ही आपका स्टेट का बन जाए, साथ ही साथ आप सेंट्रल का भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे सेंट्रल में क्या है, ध्यान देना, सेंट्रल में है कि आप सेंट्रल में सेंट्रल का जनरली यूपी में जो है इंग्लिश में आता है। भले यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार का ही नहीं है। और यहाँ पे उनके कंडीशंस दिए होंगे कि हाँ इसी सेक्शन के तहत ये जो है सेंट्रल में भी ओबीसी कैटेगरी के अंदर आती है। और ओबीसी कैटेगरी के अंदर आने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपकी इनकम जो है ये दिखानी पड़ेगी कि हाँ 8 लाख से कम का है। तो ये दो फॉर्मेट हैं, इन दो फॉर्मेट में अगर आप बनाते हो तो आपको अलग अलग, क्योंकि अलग अलग काउंसलिंग वाले अपना अलग फॉर्मेट देते हैं, तो अब कितने काउंसलिंग का फॉर्मेट इंसान बनवाएगा, तहसीलदार के पास कितनी बार आप दौड़ेंगे। इससे बढ़िया कि आप जनरली 2 में बनवा लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मेट्स एक्सेप्टेड है जनरली काउंसलिंग में। अगर कोई काउंसलिंग किसी अन्य तरीके से बात कर रहा है तो वहां पे आपको खुद देखना पड़ेगा, थोड़ा डील करना पड़ेगा। बट मेजरली मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्या किया है, इसमें वो कर लिया है, मतलब इंक्लूड कर लिया है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट, मतलब ये जैसे ये जो सर्टिफिकेट्स है आज के टाइम में, जैसे ओबीसी वगैरह हो गए, आराम से क्या है कि ऑनलाइन ही क्या हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। और लेखपाल वेरीफाई करता है और ऑनलाइन ही आ जाते हैं, वहां से प्रिंट आउट निकाल के मोहर मार के ये लोग जो जारी करता प्रभारी केंद्र वाले हैं ये आपको दे देते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ कुछ लोगों का मामला फंस सकता है, तो यू हैव टू सॉल्व, लाइक आपको सॉल्व करने आना चाहिए अपने एंड से कि क्या मामला है, लेखपाल वेरीफाई क्यों नहीं कर रहा है, या जो भी वेरिफिकेशन वाली अथॉरिटी है वेरीफाई क्यों नहीं कर रही है। तो यू हैव टू चेक इट। ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकती है। और जब कुछ ना समझ में आए तो ऑनलाइन करवाने के बजाय तुम ये फॉर्मेट मेरा डाउनलोड करके भर के और पहुंच जाना तहसीलदार या जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है उनके यहाँ, और उनसे साइन करवा के लगवा के दे सकते हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की।
जनरल वालों को कोई कैटेगरी बनवाने की जरूरत नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन इनको जिनको फायदा चाहिए कैटेगरी का, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मस्ट है। अब बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। अब देखो, जनरल वालों को इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता किनको है? जिनको फीस अपनी माफ करवानी है, या जिनको एफडब्ल्यू सीट चाहिए, या फिर जिनको स्कॉलरशिप लेनी है, उनको जरूर जरूर इनकम सर्टिफिकेट अभी बनवा लेना चाहिए। क्योंकि तुम जैसे आय के लिए, मतलब जाति के लिए ऑनलाइन करोगे तो लगे आज 100 रुपये में, आय का भी ऑनलाइन कर देना, सिंपल। आय प्रमाण पत्र बोलते हैं या इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो अप्लाई कर देना, 100 रुपये लगेगा। बार बार कहीं को दिमाग मारना है? अब इसमें जरूरी क्या है, जैसे अगर किसी बच्चे की फीस, पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है, तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है 1 लाख से कम का, तो आपका पूरा का पूरा ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा। तो मेजर फीस माफ हो गया, छोटा मोटा फीस बचा, हॉस्टल फीस और कॉशन मनी और सिक्योरिटी चार्ज जैसी, और बाकी जो छोटा मोटा चार्ज है वही बचा। मेजरली जो मोटा माटी फीस होती है वो सारा का सारा आपका माफ हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, तो 2/3 ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा, सिर्फ 1/3 ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। तो अच्छा खासा पैसा माफ हो गया। आईआईटीज में फीस 3 लाख से प्लस है, एनआईटीज में भी लगभग 80-85 हज़ार फीस पर सेमेस्टर है। अगर उसमें भी 2/3 अगर आपका माफ हो जाता है, 2-2.5 लाख में से अगर 2/3 आपका माफ हो जाता है, तो बहुत अच्छा माफ हो गया, ज़्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं। और अच्छी बात है कि इनकम सर्टिफिकेट से लोग मान जाते हैं, आईटीआर नहीं मांगते हैं कि पिछले 2-3 साल का आईटीआर दिखाइए। और अगर किसी को एफडब्ल्यू शीट चाहिए, जैसे यूपी में क्या है, यूपी गवर्नमेंट के अंदर एफडब्ल्यू, यूपी में, एमपी में, तुम्हारा हरियाणा में, तुम्हारा चंडीगढ़ में, इन सब में एफडब्ल्यू शीटों की व्यवस्था है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी तुम फ्री में बीटेक कर सकते हो, और प्राइवेट कॉलेज में भी तुम फ्री में बीटेक कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे बीटेक करना है फ्री में, तो मेरी इस पर वीडियो है पिछले साल की, एक बार देखना कि फ्री में बीटेक करने का व्यवस्था कैसा है, वो सारा इनकम सर्टिफिकेट पर बेस्ड है। अब एकेटीयू, एचबीटीयू, एमएमयूटी या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें क्या है कि 5% सीट एफडब्ल्यू के तहत आती है। मतलब जो बच्चे मेधावी हैं लेकिन गरीब हैं, उनको बीटेक करने का मौका दिया जाए बिना ट्यूशन फीस लिए, तो उसमें पूरा उनसे उनका ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। अब माफ कराने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप जिस भी जैसे मान लो तुम यूपी 82 में माफ कराना चाह रहे हो, तो तुम्हारा डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए, और साथ ही साथ पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम की होनी चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट वहां पर भी बनवाना पड़ेगा। एमपी में भी सेम केस है कि तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट कम का होना चाहिए, और साथ ही साथ तुम वहां के डोमिसाइल होने चाहिए। अरे तुम्हें पता नहीं होगा, लास्ट ईयर तो हम लोगों ने बहुत हद तक फीस रिड्यूस करवा दी थी मणिपाल जैसे इंस्टीट्यूट में। मणिपाल इतना महंगा कॉलेज है, लेकिन वहां पर भी ट्यूशन फीस में कुछ वेवियर है या आईसीटी रूल के हिसाब से। तो कुछ चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं। लोगों के पास पैसा है, पैसे झोंक रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा दिमाग लगाएं तो उनकी फीसें कम हो सकती है। प्राइवेट में यार हम लोग एफडब्ल्यू सीट 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख रैंक तक दिलवाए हुए हैं, तो बहुत लो रैंक तक फ्री में। मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर कोई आज के टाइम में कोई पेरेंट ये बोल रहा है कि मैं अपने बच्चे को बीटेक नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है उतना, तो मैं कहता हूं कि मतलब फिर तो आप इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि आप कराना ही नहीं चाह रहे हैं, आप बुद्धि ही नहीं लगाना चाह रहे हैं, आप दिमाग एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। आप एफर्ट लगाते ना, तो जो 20-30 हज़ार रुपए आप उसके बीएससी के एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, उसी 20-30 हज़ार में बच्चे का पर साल का, मतलब लास्ट ईयर एक बच्चे का मैंने गलगोटिया में एडमिशन कराया एफडब्ल्यू सीट में, और मात्र 6,000 फीस लगी, 6,000 ओनली उसकी फीस लगी। अब सोचो 6,000 में पूरे साल का बीटेक। तो समस्या क्या, अब रहने का खाने का तो तुम्हें देखना पड़ेगा। अब कोई अपने हॉस्टल में फ्री में थोड़ी रखेगा और खिलाएगा, वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा, वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन तुम्हारे खुद के शहर में, जिस शहर में तुम रहते हो, वहां के कॉलेजों में भी तुम फ्री में बीटेक कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कला है और रैंक है तो इतना ज्यादा दिमाग मारने वाली बात नहीं है। मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, मैं अपने गांव में भी जाता हूँ, लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि आप ये मत बोलिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप ये बोलिए कि आप नॉलेज नहीं गैदर कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं। आपके पास फोन है, आप स्क्रॉल करके रील देखते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए नहीं देखते हैं कि कम पैसे में भी कैसे बीटेक कराऊं या फ्री में कैसे बीटेक कराऊं। रील देख लेते हैं लेकिन ये नहीं देख लेते हैं, ये नहीं देख पाते हैं, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये चीज़ है स्कॉलरशिप वाली बात जो है। अच्छा, एफडब्ल्यू, और अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, जैसे यूपी में 2 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपको
आपका फीस रीइंबर्स हो जाता है। मतलब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप आती है लगभग 55-60 हज़ार के आसपास तक, और SC ST को तो काफ़ी अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये चीज़ है इनकम सर्टिफिकेट का, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, सबको नहीं बनवाना है, ध्यान रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि लाइक कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया है कि अपना जितने भी काउंसलिंग प्रोग्राम्स हैं, मतलब जितनी भी काउंसलिंग होती है, हम लोगों ने अपना काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है जिसमें सारे के सारे stbg.in या stbgonline.in पे हमारे सारे के सारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स लिस्ट हैं। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग प्रोग्राम क्यों लेना चाहिए। रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोगों को काउंसलिंग कराने ही नहीं आता है, अपने रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ इससे बुरा तो तब हो जाता है कि कई लोग एक तो बढ़िया कॉलेज भी अपने रैंक के हिसाब से डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और जहां पहुंच रहे हैं वहां पर भी सीट कैंसिल हो जा रहा है इनकी छोटी मोटी गलतियों की वजह से, या फिर फंस जा रहे हैं छोटी मोटी गलतियों की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया कि एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया, एंड दैट इज़ द STBG। आज इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेबल काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का अटूट भरोसा है। मतलब कई बार तो जेई मेन देने से पहले मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मेरे को तो अपने बच्चे पे भरोसा नहीं लग रहा है, आप देख लेना, मुझे आप पे भरोसा है कि कहीं ना कहीं आप बीटेक में एडमिशन करा दोगे। तो इस लेवल पर चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें क्या है, अच्छी बात है कि अपने टीम में काफ़ी सारे लोग हैं। मैं हूँ आईआईटी से, ओमकार है आईआईटी से, विकास एएमयू से है, तंजिला मैम डीटीयू से हैं, आईआईटीएंस एनआईटीएंस मेंटोर्स हैं आपको एसटीबीजी में। मतलब एक जबरदस्त टीम देखने को मिलेगी, और जितने भी आपको मेंटर्स मिलेंगे सारे आईआईटीज, एनआईटीज, डीटीयू या टॉप के इंस्टीट्यूट से मिलेंगे। मतलब एटलीस्ट इंजीनियर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितने भी हैं इंजीनियर ही हैं। तो जितने भी आपको मेंटर भी असाइन हो रहे हैं दे आर इंजीनियर्स, इन्होंने अपने लाइफ में अच्छे कॉलेजों से बीटेक कर रखा है, और साथ ही साथ मतलब बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ सीखा है एंड सो ऑन। तो एसटीबीसी इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म को देखो तो इस प्लेटफॉर्म में एक बड़ा खासियत वाली चीज है कि हमारी जो काउंसलिंग प्रोग्राम है टोटली बाकियों से डिफरेंट है। आपको जोसा की काउंसलिंग जो है लोग 1000 रुपए में चॉइस फिलिंग दे देंगे, लेकिन वो एक कॉमन होती है, जनरली आपके हिसाब से कस्टमाइज नहीं होती है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बनाते हैं। एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है जब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं। तो कॉल और जूम सपोर्ट रहता है, आपके मन में कोई भी डाउट है आप हमसे डिस्कस करिए, हमसे पूछिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बहुत सारा हम लोगों ने नॉलेज गैदर किया एटलीस्ट, कि इतना तो जरूरी गैदर किया कि एक बच्चे को हम उसके लिए सही डायरेक्शन दिखा सके कि उसके फ्यूचर के लिए एटलीस्ट इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। लाइक जो लोग मेरा डेटा देखते होंगे उनको लगता भी होगा कि तगड़ा एकदम सॉलिड डेटा है। और जितने भी मेंटोर्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। और हमारे मेंटोरशिप में क्या बेनिफिट होती है कि जैसे ही आप कोर्स लेते हो आपको 24 घंटे के अंदर एक मेंटोर असाइन हो जाता है। और दूसरा बात क्या होता है कि आपको 1-to-1 पर्सनलाइज सेशन मिलता है। कॉम्बो प्रोग्राम में तो ज़्यादातर सेशंस मेरे होते हैं, और एक मेंटर तो असाइन होता ही होता है, एज अ काउंसलर मैं भी असाइन होता हूँ। और अनलिमिटेड कॉल या व्हाट्सएप सपोर्ट रहता है, आपको जो भी डाउट हो जैसा भी हो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हो। और आपका एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है जिसमें हर एक काउंसलिंग का अपडेट आता रहता है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात टीम में है कि हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग नेटवर्क है ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया में। आज के टाइम में चाहे आप आईआईटीज एनआईटीज में जाओ, AKTU में जाओ, AKTU के ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में अपने बच्चे भरे पड़े हैं। अगर तुम इस साल जा रहे हो ना तो पूछना एक बार जाके अपने सेकेंड ईयर वाले बच्चों से, या अगर तुमसे कोई रैगिंग करे कॉलेज में तो तुम्हें बोलना कि हाँ मैं संदीप भैया के थ्रू आया हूँ। क्योंकि उसमें से हो सकता है कि जो रैगिंग ले रहा है बच्चा, या जो मजे ले रहा है बच्चा, रैगिंग तो खैर बैन हो चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ ही रहे हो, लेकिन अगर कोई मजे भी ले रहा है ना तो हो सकता है कि वो भी संदीप भैया के थ्रू आया हो। कैंपस में जाने के बाद भी मेरे को फोन आता है कि भैया ये परेशानी हो रही है, सीनियर परेशान कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कौन है सीनियर बता, मैं उसके सीनियर को भेजता हूँ उसके रूम में, वो उसको ठीक करेगा कि हाँ भाई बोल मेरा भाई है, क्या टेंशन है। तो मतलब इस लेवल तक हमने नेटवर्क कॉलेज में बना रखा है। और जो हमारा डेटा होता है दैट इज द लाइक वेरी सॉलिड, बहुत सॉलिड रिसर्च है अपना। और हमारी जब चॉइस फिलिंग, अभी जब जोसा की चॉइस फिलिंग शुरू होगी तुम देखना, बाकी चैनल की चॉइस फिलिंग देखना और एसटीबीजी की चॉइस फिलिंग देखना, यू विल फाइंड यस एसटीबीजी वालों ने काफ़ी बेस्ट इस पे काम किया हुआ है। तो कुल मिला जुला के अगर आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम देख रहे हो तो एसटीबीजी इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू।
अगर ये बोला जाए कि भैया काउंसलिंग प्रोग्राम लेना कैसे है, तो फॉर दैट आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे ऐप के थ्रू हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स को ले सकते हो। तो ये एकदम बहुत ही सेफर ऑप्शन होता है, सेफेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी डाउट आया, खट से फ़ोन उठाया और संदीप भैया इनकी टीम से पूछ लिया। संदीप भैया खुद ही तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे कि यहाँ अप्लाई करो, वहाँ अप्लाई करो। लगातार ग्रुप में मैसेज चल रहा होगा, मेरा ऑडियो चल रहा होगा कि यहाँ अप्लाई करना है, वहाँ अप्लाई करना है, इस फॉर्म को नहीं छोड़ना है, उस फॉर्म को नहीं छोड़ना है, इसकी डेडलाइन कल है, इसका रिजल्ट अब आ रहा है। मतलब लाइक मैं तो उधम मचाते रहता हूँ ग्रुप में, फटाफट उधम मचाते रहता हूँ। और मेरी टीम हाईली एक्टिव रहती है, लाइक फॉर्म भरने के टाइम, चॉइस फिलिंग के टाइम और एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम। तो हमारे साथ जो रहते हैं कारवा टाइप का रहता है, कोई पीछे नहीं छूटता है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर आवर काउंसलिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट पे आते हैं। तो जिसको लेना हो ले सकता है। और कहाँ से ले सकता है? STBZ एकेडमी से ले सकता है। STBZ एकेडमी ऐप से ले सकता है। और अगर लेने से पहले डाउट हो रहा हो तो तुम हमारी टीम को कॉल करके भी पूछ सकते हो। ऊपर वाले तो मेंटर हैं, उनको शायद कॉल करोगे तो दे विल नॉट रिसीव, लेकिन ये नीचे जो है ऑफिस में तुम कॉल कर सकते हो और दे यू कैन कनेक्ट विद देम एंड कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये आप क्या कर सकते हो, इन लोगों से एटलीस्ट पूछ सकते हो कि आपके रैंक पर क्या मिल सकता है और कौन सी काउंसलिंग वर्थ इट है। क्योंकि पहले ये नंबर भी फ्री थे जब जेईई मेन का रिजल्ट आया था, पर बाद में अपने स्टूडेंट्स में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। बट एनीवेज अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है मैं बता देता हूँ हर एक कंडीशन को। जैसे कि जोसा में क्या है, जहाँ से 12th करोगे वही तुम्हारा डोमिसाइल हो गया। जैक दिल्ली में क्या है कि जहां से 12th करोगे वहां डोमिसाइल हो गया। जैक चंडीगढ़ में क्या है कि वहां पे डोमिसाइल का ऐसा कोई वो नहीं है। वहां में अगर CCET चंडीगढ़ को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर क्या है, मतलब होम स्टेट के लिए UI, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज में तीनों में, SS भटनागर में, UIT चंडीगढ़ में, UIT होशियारपुर में कोई होम स्टेट का रिजर्वेशन नहीं है। मतलब चंडीगढ़ का कोई रिजर्वेशन नहीं है। कहाँ जरूरत पड़ेगी? तो AKTU में जरूरत पड़ेगी और MMUT में ज़रूरत पड़ेगी या इस टाइप के कॉलेजों में ज़रूरत पड़ेगी। कब ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दे रहा हूँ। अगर 12th तुमने यूपी से कर लिया है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 12th तुमने आउटसाइड किया है, बाहर से किए हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा यूपी के रहे हैं, तुम्हारे दादा दादी यूपी में रहे हैं या तुम्हारा घर है, और तो तुम क्या कर सकते हो, इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के यूपी की काउंसलिंग में लगा के और यहाँ पर फायदा ले सकते हो। क्योंकि AKTU के अंदर 100% सीट होम स्टेट की है। और अगर राउंड 4 तक ये नहीं भरता है तो सारी की सारी सीटें ओपन हो जाती हैं। फिर उसमें होम स्टेट वाले भी बैठ लेते हैं और अदर स्टेट वाले भी बैठ लेते हैं। तो यही काउंसलिंग का नियम है। पहले ऐसा नहीं था। पहले यूपी वालों के लिए 85% सीट था और बाहर वालों के लिए ऑल इंडिया कोटे में, इसमें होम स्टेट अदर स्टेट सब आते हैं, 15% सीट था। पर पिछले साल इनका मूड घुमा और उन्होंने नियम चेंज कर दिया। बोला कि होम स्टेट को 100% सीट देंगे, अगर सीट नहीं भरेगी तो बाहर वालों को देंगे। और यही लॉजिक था कि बड़ा लो रैंक पे एडमिशन हो गया था पिछली बार, प्राइवेट कॉलेजों में भी बड़ा लो रैंक तक एडमिशन गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। PWD सर्टिफिकेट की अगर अपन बात करें तो जोसा में 5% का क्या है, PWD सर्टिफिकेट है। UDID से आपको अप्लाई करना पड़ेगा या फिर आप इनके फॉर्मेट में भी जाके बनवा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, परसेंटेज डिसेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। IIT में प्रॉपर चेक होता है, यहाँ के डॉक्टर्स चेक करेंगे। जैसे अगर तुमने लिखा है कि भाई मैं मेरी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा है, तो दे हैव टू चेक कि एक्चुअली में 40% है कि नहीं है। पर इसमें कैच है, कई बार बहुत सारे PWD वाले होते हैं जिनका थोड़ा मोड़ा कम भी रहता है और वो एडमिशन पा लेते हैं डॉक्टर से बनवा के। क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो प्रॉपर उनके पास हॉस्पिटल नहीं है कि वो खुद से बैठा के चेक करें। जैसे यहाँ पे IITs वगैरह में खुद से इनका हॉस्पिटल भी है, इनका सब कुछ है। जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आओगे या फिर ये तुम्हें पहले से बुलाएंगे और चेक करेंगे, फिर चीज़ें अलॉट करेंगे। तो लेकिन कुछ कॉलेज वाले ऐसे नहीं है, थोड़े ढीले हैं, तो वहाँ पे वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो खैर ये अपना मतलब, एक मैं वो बता रहा हूँ, अभी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ और ये कोई प्रूफ वाली बात नहीं है। और अगर कोई उठाया भी होगा तो मैं, मेरे जानने वाला भी होगा तो मैं बताने नहीं जाऊंगा कि कौन है वो। लेकिन उठा सकते हैं लोग, क्योंकि बहुत सख्ती से चेक नहीं होता है, हालांकि ये गलत है, इट्स नॉट गुड थिंग। क्योंकि इससे क्या है कि PWD वाले कैंडिडेट्स का हक मारा जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा लोग कर देते हैं, बहुत सारे कुछ काउंसलर भी आपको बहलाएंगे
कि फेक हम बनवा देंगे, आपके बच्चे का करवा देंगे, तो आप थोड़ा सा क्या करिएगा ना, अब इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आगे हमेशा आपका बच्चा फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का ही हो जाएगा। तो प्लेसमेंट में भी, कंपनीज में भी, और आगे चल के बहुत सारी जगहों पर भी प्रॉब्लम होगा। तो वो आपका बच्चा पीडब्ल्यूडी नहीं है डिक्लेयर करने में ही आपको बड़ा वो लग जाएगा। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो पीडब्ल्यूडी बनाने के बजाय हेल्दी बनाइए और मोटिवेट करिए कि रैंक लाके एडमिशन ले। एनीवेज, नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज द डिफेंस कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी क्या है? अलग अलग, जैसे डिफेंस का रिजर्वेशन है, हर काउंसलिंग में नहीं है। जोसा में, एनआईटीज, आईआईटीज में ऐसा रिजर्वेशन नहीं है ना। डिफेंस में रिजर्वेशन है लेकिन स्पेशल लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। मतलब सर्विंग एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के लिए नहीं है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन कहाँ पे रिजर्वेशन है? तो यूपी टेक के काउंसलिंग में रिजर्वेशन है। यूपी टेक में 2 लोगों का रिजर्वेशन है। यूपी टेक हो गया, ट्रिपल एमयूटी हो गया, एचबीटीयू हो गया, इन सब में तगड़ा रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व्ड है, आई थिंक 2 या 3% सीटें रिजर्व्ड हैं, और जो आर्म फोर्सेस के अंदर आते हैं। अब इसमें भी ध्यान रखना, डिफेंस मिनिस्ट्री, पैरामिलिट्री वाले अलग हो जाते हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री वाले अलग हो जाते हैं। तो जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं उनकी बात अलग हो गई। वो रिजर्वेशन किनका है? जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं उनका रिजर्वेशन है, और यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है कि मतलब जो है कैटेगरी 1 में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं, मतलब प्रायोरिटी नहीं है ऐसा। ट्रिपल एम में प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप सर्विंग है तो भी सेम, एक्स सर्विसमैन है तो भी सेम, मतलब सेम प्रायोरिटी पे आएंगे। रैंक ही डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे को मिलेगा या एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे को मिलेगा। तो आर्म फोर्सेस का ध्यान रखिएगा। अब आर्म फोर्सेस में डॉक्यूमेंट बनवाने में लोगों को दिक्कत होता है, तो मैं आपके लिए फॉर्मेट यहाँ पे दे दिया हूँ। जितने भी लोग हैं जो भी आर्म फोर्सेस में हैं, आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जाना, और ये मैंने बनवा रखा है आप लोगों के लिए, मतलब पहले से ही डाल रखा हूँ, ताकि एटलीस्ट एडमिशन में कोई दिक्कत तकलीफ ना आए, आपको इधर उधर भागना ना पड़े कि यार आर्म फोर्सेस का हूँ, कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाऊँ, और डिफेंस कैटेगरी का हूँ या फ्रीडम फाइटर का हूँ तो कौन सा बनवाऊँ, है ना। तो ये ध्यान रखना कि स्वतंत्रता सेनानी वालों के लिए एक है। हर जगह पर फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन AT2 में अच्छी बात है और HB2 में अच्छी बात है कि ये लोग स्वतंत्रता सेनानियों को देते हैं, फ्रीडम फाइटर को देते हैं। तो आप यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट की सील एंड मुहर लगवा लीजिएगा, दैट्स इट। और अगर हम उनकी बात करें जो आर्म फोर्सेस के अंदर आते हैं, तो इनका ये कहाँ से बनता है? तो ये जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से बनता है, ध्यान रखिएगा। या फिर आपका अंतिम यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर भी इस पे साइन कर सकता है। अगर आप सर्विंग हैं तो आपका कमांडिंग ऑफिसर भी इस पर साइन कर सकता है, और अगर आप ऑलरेडी एक सर्विस मैन हैं, आप रिटायर्ड होके घर पे आ चुके हैं, तो आपका जिला सैनिक कल्याण बोर्ड वाले जो हैं इसको इस पर हस्ताक्षर करते हैं। और 2 पार्ट में होता है, पहले तो यहाँ, और दूसरा क्या है कि आपको जिला मजिस्ट्रेट से भी जो है आपको सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। तो ये आप डाउनलोड करके, इसमें सारा लिखा हुआ है कि आपको कहाँ के मजिस्ट्रेट से करवाना है, यहाँ पे किससे करवाना है, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। और कई जगहों पर क्या है कि आपके यहाँ ये जिला सैनिक कल्याण बोर्ड वाले अपने परफॉर्मा पे भी बना के देते हैं, तो उस पर भी जनरली बहुत सारे काउंसलिंग्स में चल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से काउंसलिंग में किस तरीके से चल रहा है डिफेंस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अगर आप जैक दिल्ली में हैं तो जैक दिल्ली का अलग है, यहाँ पे प्रायोरिटी लगती है कि आप कौन से प्रायोरिटी में आते हो। यहाँ पे एक एक प्रायोरिटी है, जैसे जो शहीद हो गए हैं इनको मिलती है प्रायोरिटी 1, फिर जो डिसेबल हो गए हैं वार में उनको मिलती है प्रायोरिटी 2, और जो एक सर्विसमैन है उनको मिलती है प्रायोरिटी 6, और जो अभी सर्विंग है वो उनको मिलती है प्रायोरिटी 8। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अलग काउंसलिंग में, अलग अलग काउंसलिंग में अलग अलग इनके नियम हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, आप चैट बॉक्स में बताइएगा, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी लेवल मैंने मतलब फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप बनवा सकते हैं। अगर कहीं पर कंफ्यूजन भी हो तो डेफिनेटली
आई विल हेल्प यू। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, पर अभी क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जनरल कैंडिडेट को या जिसके पेरेंट्स ना तो फ्रीडम फाइटर हैं और ना ही डिफेंस में, आपको कोई बनवाने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्टिफिकेट की, दैट इज द मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सबको बनवाना है और अलग अलग काउंसलिंग ने अपना अलग अलग फॉर्मेट दे रखा है, और ये थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड लगता है, एक ही फॉर्मेट दे लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ये हमेशा नहीं, ये सिर्फ तब बनवाना है जब आपको कॉलेज मिल जाए। एक कॉलेज के नाम से बनता है, अभी आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉरी मतलब काउंसलिंग के हिसाब से बनता है तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से काउंसलिंग में बैठ रहे हो। जोसा का फॉर्मेट ये है। जो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सर्टिफिकेट देगा मेडिकल फिटनेस का, एटलीस्ट मिनिमम एमबीबीएस होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ उसका सिल मोहर भी होना चाहिए। और बाकी चीज़ें तो खुद ही भर देगा, क्योंकि वो खुद आपको एग्जामिन करेगा। अब कई लोग पैसे देके भी बनवा लेते हैं, वो अलग बात है ना। तो गवर्नमेंट प्राइवेट से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट से बन गया तो भी ठीक, नहीं बना तो प्राइवेट वाला भी चल जाता है। एमबीबीएस और सिल मोहर होनी चाहिए, इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट जिस दिन आपको सीट अलॉट होगी उसी टाइम पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, या जोसा की अलॉट हुई है तो जोसा से ही डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको बनवा के 2-3 दिन का ही मात्र टाइम मिलेगा, बनवा के आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी रेडी कि हम उस टाइम पर मेडिकल सर्टिफिकेट अपना खटाक से बनवाएंगे और अपलोड करेंगे। अब बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट में। जिसने 12th के बाद ड्रॉप लिया था, चाहे आप सिंगल ड्रॉप लिए हो या डबल ड्रॉप लिए हो, आपको उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। डजंट मीन कि आपने एक ड्रॉप लिया है, 2 ड्रॉप लिया है, 2 ड्रॉप लेने से ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है, कोई नहीं रोकने वाला है, तो इसकी चिंता मत करिए। लेकिन डॉक्यूमेंट तो मांगेंगे, भले वो देखे नहीं ध्यान से, क्योंकि उनके पास हो सकता है उतना टाइम नहीं हो उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन या फिजिकल वेरिफिकेशन। इन सब डॉक्यूमेंट्स को जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कई बार रखा जाता है, कई बार देख भी सकते हैं A to Z बढ़िया से। तो ये क्या है कि गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाने आना चाहिए। आप इसको नोटरी पे, सबसे अच्छा सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसको क्या कर लो, नोटरी पे बनवा लो। मैं गैप सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू। मैं सबका फॉर्मेट इसलिए दिखाते चल रहा हूँ ताकि आपको चिंता ना रहे कि अरे भैया कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है। नोटरी पे आप जाइए और फ्री में इसको मतलब 100-150 रुपये तो लेंगे ही लेंगे। अब जैसे इसने 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लिया है और 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक बच्चे ने बनवा दिया है, तो नोटरी पे जाके लिखवा दीजिए। टोटल लिखवाना है कि मतलब हुआ क्या है, आप क्यों गैप लिए थे। तो हो सकता है आपने तैयारी किया हो, आपने कुछ भी किया हो, जो भी आपका हो, आप यहाँ पे क्या करिएगा कि लिखवा दीजिएगा। अगर आप कहीं एडमिशन भी लिए हो तो भी देख सकते हैं, मतलब जो भी रीज़न रहा हो आप लिखवाइए कि हमने इस कारण गैप लिया। अगर आपको मेडिकल इशू था तो मेडिकल इशू की वजह से गैप लिया, और यहाँ पे जाके बैक एंड में वो करवा दीजिएगा। मतलब वो तो खैर खुद ही रजिस्टर कर लेगा स्टैंप वाला। तो ये चीज़ है। तो ये आप स्टैंप पेपर पे 10 रुपये के स्टैंप पेपर पे आप जाके कचहरी से भी क्या करवा सकते हैं, या किसी वकील को पकड़ के 10 रुपये का स्टैंप पेपर लेके आप क्या कर सकते हैं, नोटरी करा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गैप सर्टिफिकेट को लेके आप ज़्यादा चिंतित मत होइएगा, फॉर्मेट मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट 5 मिनट में बन जाता है। आजकल पहले लोग नोटरी पे बनवाते थे, पर अब क्या एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। अब ये भी बनता है कॉलेज मिलने के बाद, गैप सर्टिफिकेट भी कॉलेज मिलने के बाद और एंटी रैगिंग भी कॉलेज मिलने के बाद। फॉर्म भरते टाइम नहीं लगेगा। अब कैसे बनाना है मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। तो बेटा एक मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, लगभग 1 लाख व्यूज इस पर गए हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर एंटी रैगिंग, 9 मिनट की वीडियो है। 9 से 10 मिनट में मैंने सिखा दिया था कि एंटी रैगिंग बनाना कैसे है। ऑनलाइन तुम बना भी लोगे और उसे डाउनलोड भी कर लोगे, तो एंटी रैगिंग में इतना टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये काम तब होगा जब कॉलेज मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो अगर गर्ल्स के पास कोई भाई नहीं है एंड बहन नहीं है एक्सेप्ट ट्विन सिस्टर, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपको रिजर्वेशन मिलता है। कहाँ पर? जैक दिल्ली में। जैक दिल्ली में रिजर्वेशन मिलता है अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो, और साथ ही साथ जैक चंडीगढ़ में भी मिलता है। जैक चंडीगढ़ में भी मिलता है। तो कुछ सीटें आपको मतलब थोड़ी सी कुछ सीटें आपके लिए रिजर्व्ड हैं,
तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लोगे। अच्छा, इन दोनों काउंसलिंग में मिलता है, और दोनों काउंसलिंग वाले सेक्शन में मैंने फॉर्मेट दे रखा है कि क्या फॉर्मेट लगेगा एफिडेविट बनवाने के लिए, किस फॉर्मेट में बनवाना है। तो आप वहां से जाके बनवा लेना, और जब फॉर्म भरना तो आप मेंशन भी करना कि यस मेरी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। कट ऑफ इनके लिए कई बार लो चली जाती है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाना। ज्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपके सहूलियत के लिए। और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए तो है ही, डीटीओ और बहुत सारे कॉलेजों में कश्मीरी माइग्रेंट के लिए रिजर्वेशन है, सीटें रिजर्व हैं, और बहुत लो लो रैंक पर कश्मीरी माइग्रेंट का एडमिशन हो जाता है। लास्ट अपन लोग बात कर लेते हैं लास्ट उसके बारे में, रूरल सर्टिफिकेट के बारे में। ये यूपी टेक काउंसलिंग में स्पेशली लगता है। अगर कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से, गाँव से बीटेक किया, गाँव से 12th किया है, तो उसको क्या है कि थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलती है, कुछ मार्क्स के प्रायोरिटीज मिलते थे पहले एकेटिव एग्जाम में। अभी उसको ये लोग किस तरीके से नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला एकेटिव ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी रूलर में फायदा बच्चों को मिलता है। अब रूलर सर्टिफिकेट कहां से बनवाना है, तो ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं कि आप यहां पर फिर से जाइएगा, और यहां पर जाने के बाद से यूपी टेक में जाइए। आपको बस ये अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से बस साइन करवा के लगवा देना है कि हाँ भाई, हमारा जो स्कूल है रूलर में आता है कि दिस जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट जो है। पहले तो आप अपने प्रधानाचार्य से वो करवाओगे कि जो आपका स्कूल है वो या औद्योगिक या क्षेत्र औद्योगिक या विकसित क्षेत्र नहीं है, और यहाँ पर वो करवाना। उसके बाद प्रधानाचार्य और फिर एक ऑफिसर से आपको जाके साइन करवाना पड़ेगा। तो ये दो चीज रहेगा, ये आप पहले से करवा के रखना। क्योंकि क्या होता है, उस टाइम पे पता चला कि तहसीलदार साहब या जिला विद्यालय निरीक्षक जो हैं वो आपको दौड़ा रहे हैं, या डीएम साहब आपको दौड़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, बहुत सारा उनके पास काम रहता है, और आप डेली डेली जा रहे हैं और पता चल रहा है कि सर खाली नहीं है, तो माइट बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर यू। तो क्या करना कि ये पहले से बनवा के रखना, ताकि तुम्हारे लिए दिक्कत ना हो। कई बार मैंने देखा है कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसी के चक्कर में क्या हो जाता है कि बड़ा फायदा हो जाता है कई बार। तो खासकर ये जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट मस्ट अप्लाई दिस। तो ये बात ध्यान रखना। तो जितने भी बच्चे हैं, आप लोग अगर गांव में आपका स्कूल है तो आप इसका फायदा जरूर लीजिए। और जितने भी लोग काउंसलिंग को हल्के में ले रहे हैं, डोंट टेक इट इजी। आप जितना घिसोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर क्या था, श्री माता वैष्णो देवी एक जीएफटीआई है, इसमें लास्ट कट ऑफ जो गया था सीसेब लास्ट राउंड का, ये कंप्यूटर साइंस 1,35,000 पे बंद हो गया था, और एमएनसी जो है 1,81,000 पे बंद हो गया था, और मैकेनिकल जो लास्ट इनका वो है लोवेस्ट जो गया था, मैकेनिकल 3,15,000 पे गया था, अगर कोई जोसा प्लस सीसेब से जा रहा था तब। लेकिन जब हम लोगों ने ये 8वें राउंड का डेटा दिखा रहा हूँ, 8वें राउंड के बाद और भी राउंड्स हुए थे, और ऑफलाइन काउंसलिंग भी हुई थी, जब हम लोगों ने अपने बच्चों को अलग से अप्लाई किया, जो कह रहे थे कि भैया मैं यहाँ पर भी जाने के लिए रेडी हूँ, तो वही कंप्यूटर साइंस 1,45,000 तक मिला था, और सिविल 6 लाख तक मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन 2,67,000 तक मिला था, इलेक्ट्रिकल में एडमिशन 4,60,000 तक मिला था, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लगभग 3 लाख रैंक तक। अब सोचो 1,83 कहाँ और 3 लाख कहाँ, जमीन आसमान का फर्क है। और मैकेनिकल यहाँ 3,15 पे मिला था, तो यहाँ पर मैकेनिकल 6 पे मिला था। अब सोचो 3 और 6 के रैंक में सीधे 3 लाख रैंक और 6 लाख रैंक में कितना फर्क है। यहाँ पे बच्चों को मैकेनिकल मिल गया था। और रोबोटिक्स एंड एआई जो है, एआई एंड रोबोटिक्स जैसा ब्रांच 2,90,000 पे मिल गया था अलग से काउंसलिंग कराने पर। तो जो स्मार्ट लोग हैं, जिनको समझ है काउंसलिंग की, उनके बच्चे लो रैंक पर भी अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं। और जिनको समझ नहीं है, जो भेड़चाल में चल रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी या स्मार्ट प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं, तो फिर उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, या फिर वो उस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां एक स्मार्ट बच्चा या वेल रिसर्च करने वाला बच्चा पहुंच सकता है। आप देखो, मतलब ये प्री प्लानिंग के साथ 7 लाख पर एक बच्चे को एनआईटी मिला था, 7,62,000 रैंक पर। कैसे मिला था, इस पर वीडियो मेरी कल आने वाली है, आप एक बार उसे देखना। बीआईटी झांसी में 8,89,000 पर हम लोगों ने ओपन कैटेगरी को केमिकल इंजीनियरिंग दिलवाया था। गलगोटिया में 12,26,000 रैंक पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिलवाया था। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ ही इतने लो रैंक पर इतनी बढ़िया ब्रांच में एडमिशन हो पाता है। तो अगर आपको भी चाहिए कि भैया आप मेरी हेल्प करो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम। जो मैं नहीं बोल रहा हूं कि सीट हम ही दिला रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
काउंसलर अपने पॉकेट में सीट लेके नहीं चल रहा है कि वो आप बोल दोगे 2-4 हज़ार दे दोगे और 2-4 हज़ार में आपको सीट मिल जाएगी। अगर इतनी आसानी से सीट मिलती तो बच्चों को कोटा जाके या इतने सालों से जेई की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं होती, फिर तो सब काउंसलर के पास ही आते हैं। तो ये मत सोचना, लेकिन ये जरूर है कि आपके रैंक को हम बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे। आपके रैंक पर जो बेस्ट पॉसिबल होगा वी विल फाइंड दैट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।